आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पहाड़ी शरीफ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरपल्ली गांव में एक शेड के भीतर रखा ऑक्सीजन टैंक आज फट गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। सियासत.com से बात करते हुए पहाड़ी शरीफ के स्टेशन हाउस ऑफिसर बी लक्ष्मी नारायण रेड्डी ने बताया कि शेड के मालिक छोटे सिलेंडरों को फिर से भरने और उन्हें अस्पतालों व अन्य जगहों पर सप्लाई करने का काम कर रहे थे। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उनमें से किसी को भी जानलेवा चोटें नहीं आई है। इस धमाके की वजह से पास में मौजूद एक मैकेनिकल शेड का कुछ हिस्सा ढह गया, जिससे उसके अंदर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मैकेनिकल शॉप के 2 कर्मचारियों के साथ साथ ऑक्सीजन टैंक के कारोबार से जुड़े 2 कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। हैदराबाद में एक अवैध एलपीजी रिफिलिंग रैकेट चलाने के आरोप में 5 सदस्यों वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया। यह मामला तब सामने आया जब 28 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का वजन कम होने की शिकायतें मिली। शिकायत के आधार पर गौशामल पुलिस ने एक अवैध केंद्र पर छापा मारा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी छोटे और कमर्शियल सिलेंडरों को अवैध रूप से रिफिल कर रहे थे, जिससे लोगों की जान को खतरा था और वे लोगों को धोखा भी दे रहे थे। पुलिस ने एचपी के 6 घरेलू सिलेंडर जब्त किए, जिनमें से 3 के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा एचपी और एक्स्ट्रा कंपनियों के कमर्शियल सिलेंडर और उनमें 12 छोटे सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. राव ने आज सत्ताधारी कांग्रेस पर अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। संगारेड्डी जेल में पार्टी के सोशल मीडिया संयोजक मन्ने कृष्णांक से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए के.टी. ने कहा कि पिछले 2 सालों से कांग्रेस लगातार कृष्णांक को निशाना बना रही है, क्योंकि वह सरकारी भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं और इसे जनता के सामने लाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे कृष्णांक एक पढ़े लिखे नौजवान है, एक वकील है और उनके पास PhD की डिग्री है। वह उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन में सबसे आगे खड़े रहे और उन्होंने लड़ाई लड़ी और तेलंगाना राज्य बनने के बाद उन्होंने मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। उन्हें एक आदतन अपराधी के तौर पर पेश करना और एक ऐसे मामले में 12 दिनों तक जेल में रखना जिसमें स्टेशन बेल मिल जानी चाहिए थी, बेहद निंदनीय है। कर्नाटक में कांग्रेस के उपचुनाव नतीजों पर कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने कहा कि बीजेपी और उन लोगों की सारी साजिशें बेनकाब हो गई हैं जो कांग्रेस पार्टी को हराना चाहते थे। दावड़गेरे की जनता ने साफ जनादेश दिया है। मुस्लिम समुदाय के बीच जो भी भ्रम पैदा किया गया था, सभी समुदायों ने मिलकर पार्टी को आशीर्वाद दिया है। बीजेपी और सभी छोटी पार्टियां वोटों को बांटकर कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव का एक नया मॉडल आजमा रही थी। केरल में यूडीएफ के आगे रहने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इसके कई कारण हैं और एलडीएफ के 10 साल के कार्यकाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी एक वजह है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि केरल में हो रहा यह है कि राज्य के युवा दूसरे राज्यों और विदेशों में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। अगर हम राज्य में फिर से निवेश ला सके तो यह बहुत अच्छा होगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और 10 साल के जो ये सरकार की कमियां थी, नेचुरली उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वोट भी थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब तो अभी आगे देखने का वक्त आ गया है। अभी केरल के भविष्य आप देखिए कि केरल में क्या हो रहा है। आप अगर देखेंगे हमारे युवा मलयाली सब इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों दूसरे देश जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको अवसर नहीं मिल रहा है काम के लिए, दूसरी चीजों करने के लिए। तो अच्छी बात होगी कि अगर हम इस राज्य में इन्वेस्टमेंट दोबारा ले आ सके, कि हम इस स्टेट को, जैसे मोदी जी कहते हैं, लग रहा है कि नारा से ज्यादा हमारे संदेश सुने हैं वो लोग चाहते थे कि एक परिवर्तन आ जाए केरला में, क्योंकि 10 साल जिस किस्म की बुरी तरह की राजनीति इस सरकार की तरफ से मिली है, मेरे ख्याल में लोग को ऐसा स्पष्ट आया उनके मन में कि अभी बदलना चाहिए। और जब कांग्रेस आए, यूडीएफ का संदेश इतना अच्छा था कि हम इस देश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के भलाई के लिए हम सारे जो कुछ जरूरी हम करने के लिए तैयार हैं और हम ईमानदारी से जनता के साथ संपर्क करते हुए हम काम करेंगे। मेरे ख्याल में इस संदेश वो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु में कहाँ है बीजेपी? आपको पता है कि वो टीवी के विजय का आश्चर्यजनक रिजल्ट था। बंगाल में भी मेरे ख्याल में भाजपा का रिजल्ट तो काफी अजीब है। हम सारे इम्प्रेस्ड हैं कि ये सब हुआ है। मेरे ख्याल में इस सबको बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरा ध्यान तो यही था केरल में, तो मैं ज्यादा नहीं कमेंट्री देना चाहता हूँ, टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे लोकतंत्र के यही सौंदर्य है कि हमारे लोग उनका मन, अपना मन जानते हैं और वो तय करते हैं
कि उनकी किस्मत अपने ही हाथ में ले ले। ये तो अच्छी बात है हमारे देश में। केरल चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन करने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने केरल में अच्छा प्रदर्शन किया है, यूडीएफ ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां कांग्रेस के 3 राज्यों में सरकारें थी, वही अब यूडीएफ हमारे गठबंधन के जरिए चौथे और एक प्रमुख राज्य में सरकार बनाने जा रहा है। इसलिए मैं केरल के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं केरल के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। केरल में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, यूडीएफ का अच्छा प्रदर्शन रहा है और कांग्रेस की जहां 3 प्रदेशों में सरकार थी, अब चौथे प्रदेश में और एक बड़े प्रदेश में सरकार बनने जा रही है यूडीएफ हमारे गठबंधन के माध्यम से। सो मैं सभी केरल वासियों का धन्यवाद करता हूं। केरल के कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। दीपेंद्र जी ने अपील की है जो है पोलिंग एजेंट्स की, आप काउंटिंग सेंटर छोड़ के ना जाएं क्योंकि बहुत सारी काउंटिंग सभी। देखिए, बाकी जगह के बारे में जब अप्रोप्रिएट समय होगा तो टिप्पणी करेंगे। आज एक बड़ा विषय हरियाणा के अंदर कॉरपोरेशन चुनाव का विषय है और उसमें हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि भाजपा के भ्रष्टाचार को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं नायब सिंह जी, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, और ट्रिपल इंजन पहले भी था, पिछले 10 वर्षों में ट्रिपल इंजन था, लेकिन वो ट्रिपल इंजन बेकाबू हो गया भ्रष्टाचार पे। तीनों इंजनों से भ्रष्टाचार, लोगों के गाड़ी कमाई लूटने में लग गए भाजपा के सारे जो पदाधिकारी थे और जो उनके प्रतिनिधि थे, जो पार्षद थे, मेयर थे, और हर निगम में बड़े बड़े घोटाले सामने आए। उस पे अंकुश लगाने के लिए आज ये जरूरी है कि निगम के इस चुनाव में, तीनों निगम में और परिषदों में, बाकी जगह कांग्रेस पार्टी को जिताएं। यही आपके माध्यम से अपील करता हूं। केरला में जबरदस्त कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। वहीं जब से खबर सामने आई है कि केरला में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद से ही केरला में सीएम पद को लेकर लगातार बहस तेज होती जा रही है। इसी बीच केशव वेणुगोपाल को सीएम पद का इनाम दिए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से सवाल करने पे उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिए जाते हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी की एक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक और पार्टी में लिया जाएगा। मुझे लगता है इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होता है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुझे याद है जब पहली बैठक हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता थे, तो राहुल जी ने खुल के कहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा, इसका फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, इसका फैसला पार्टी करेगी, आप लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़िए। तो मुझे लगता है कि जिस ताकत और जिस यूनिटी के साथ वहां कांग्रेस लड़ी है उसको बधाई। आखिरी 2 सवाल जो कि महत्वपूर्ण है। केरल चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की शानदार जीत के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज राज्य की जनता को उनके जबरदस्त समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और उनके लिए बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास करने का संकल्प लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गांधी ने लिखा कि केरल में मेरे सभी भाइयों और बहनों, आपके विश्वास और अपार समर्थन के लिए धन्यवाद। आपने हम पर जो भरोसा जताया है वह यूडीएफ के लिए मार्गदर्शक शक्ति होगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों के प्रत्येक दिन ईमानदारी और विनम्रता के साथ आपके प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के हमारे प्रयास में आपके प्रति हमारी कृतज्ञता स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वायनाड के सांसद ने कहा कि वायनाड में मेरे परिवार को आपने भारी बहुमत से यूडीएफ पर अपना भरोसा फिर से कायम किया। अब आपके पास वायनाड के विकास के लिए मिलकर काम करने वाले 8 प्रतिनिधि हैं। हम अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की पार्टी टीवी के शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रही है। रुझान आने के बाद से ही पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। नवगठित टीवी के राज्य में ऐसा उलटफेर करेगी, इसकी शायद ही किसी को उम्मीद रही हो। टीवी के रुझानों में 110 सीटों पर आगे चल रही है। पार्टी के विजय रथ ने सत्तारूढ़ डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को पीछे छोड़ दिया है। टीवीके के समर्थकों का जोश हाई है तो वही एक्टर के परिवार में भी जश्न का माहौल है। एक्टर ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ फिल्मों में सुपरस्टार हैं बल्कि राजनीति में भी धुरंधर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीवी के प्रमुख विजय के परिवार की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें परिवार के लोगों की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। परिवार के लोग जश्न में डूबकर जमकर थिरके और अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान एक्टर की मां भी तालियां बजाते नजर आई। इसके साथ ही परिवार के लोगों ने गीत गाकर विजय की इस ऐतिहासिक कामयाबी का जश्न मनाया।
परिवार की सभी महिलाओं ने एक साथ तमिल भाषा में गीत गाया। वह इस दौरान विजय की मां शोभा भी बेटी की खुशी में गाने गाती नजर आई। तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथूर सीट से हार का सामना करना पड़ा। यह सीट उनका मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां से वे 2011, 16 और 21 में लगातार जीते आए थे। इस बार विजय की पार्टी टीवीके के उम्मीदवार और उनके पुराने सहयोगी वीएस बाबू ने उन्हें हरा दिया। वीएस बाबू पहले डीएमके से जुड़े थे और 2011 में कोलाथूर सीट पर स्टालिन के चुनाव प्रभारी भी रहे थे। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर एआईएडीएमके का रुख किया और फिर 7 फरवरी 2026 को टीएमसी में शामिल हो गए, जहां से चुनाव लड़कर उन्होंने यह बड़ी जीत हासिल की है। तमिलनाडु की राजनीति में एमके स्टालिन का नाम दिग्गज नेताओं में गिना जाता है। वे 5 बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि के बेटे हैं और 2018 में उनके निधन के बाद उन्होंने डीएमके का कमान संभाली। वही उनके हार के बाद से डीएमके पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्होंने अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में जनता का आशीर्वाद मिला है। इंडिया गठबंधन के दलों को इससे यह सबक लेना चाहिए कि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए और न ही अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देना चाहिए। जनता ने सुशासन को जनादेश दिया है। जनता ने विपक्षी दलों को नकार दिया है। वेस्ट बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। इट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स स्पेशली इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में every party in this country, especially India Ghatabandhan party, they should learn a lesson that appeasement and illegal infiltration and giving them voting right and allowing them to use the benefits in India by using the India's wealth, इसके लिए बहुत बड़ा एक मैंडेट वेस्ट बंगाल के जनता ने दिया है। गुंडागर्दी, राउडीज़म और एक तरह से कोई लॉलेसनेस अगेंस्ट दिस, वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी क्लियर मैंडेट फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है। केरल में भी वो लोग चले गए हैं और असम में तो मोदी जी के नेतृत्व में हेमंता बिस्वा जी का जो काम देखा है, हिस्टोरिकल मैंडेट, 3rd टाइम। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।